नमस्कार, मेरा नाम अनिकेत है और आज हम अर्थशास्त्र में पाठ नंबर 2 राज्य एवं राष्ट्र की आय के बारे में जानेंगे। शुरुआत करने से पहले मैं मेरे प्यारे बच्चों से जानना चाहूंगा कि उनके हिसाब से आय का क्या मतलब होता है। आप वीडियो को पॉज करके 2 मिनट सोच सकते हैं। मेरे हिसाब से मेरे प्यारे बच्चों ने वीडियो को पॉज करके इस बारे में ध्यान दिया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आय क्या होती है? आय जो जब एक आदमी अपने परिश्रम से कुछ कमाता है, उसे हम आय कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि आपके माता-पिता दिन भर काम करने के बाद रात को या तो कुछ पैसे लाते हैं या कुछ सामान लाते हैं। तो उन पैसों और उन सामानों को मिलाकर हम आय कहते हैं। जितनी ज़्यादा आय होगी, उतना ही अच्छा विकास होगा और उतनी ही अच्छी आपकी ज़िंदगी होगी। किसी भी राज्य या देश के लिए हम उसकी आय को सबसे ज़्यादा अहमियत देते हैं जब हमें देखना हो कि कौन कितना ज़्यादा तरक्की कर रहा है। जैसा कि हम देखते हैं कि राज्य जैसे गोवा, चंडीगढ़, हरियाणा में लोगों की आय काफ़ी ज़्यादा है। उस कारण से वह काफ़ी ज़्यादा तरक्की कर पाते हैं और काफ़ी अच्छी ज़िंदगी जी पाते हैं। उसी तरफ हम देखें तो देश राज्य जैसे बिहार, उड़ीसा में लोगों की कमाई काफ़ी कम है, उस कारण वह काफ़ी चीज़ें नहीं खरीद पाते एंड उनकी ज़िंदगी काफ़ी कठिन होती है। ये बात यहाँ पर लिखी हुई है, हम ध्यान दे सकते हैं। भारत के राज्य में गोवा, दिल्ली और हरियाणा आय के आधार पर ही समृद्ध माना जाता है। वहीं दूसरी की आय के आधार पर जहाँ बिहार, उड़ीसा और मध्य प्रदेश को निचली श्रेणी में के राज्य माना जाता है। जब हम देशों की बात करते हैं, तब हम देखते हैं कि देश जैसे यूएसए, जापान, चाइना जैसे देश में लोगों की कमाई काफ़ी ज़्यादा है। उनका उसी कारण से हम कह पाते हैं कि इन इन देशों में लोगों की ज़िंदगी काफ़ी अच्छी है और वो वहाँ पे काफ़ी तरक्की कर पा रहे हैं। बट हम देख रहे हैं कि भारत में भी तरक्की काफ़ी तेज़ी से हो रही है, लोगों की आय काफ़ी तेज़ी से बढ़ती जा रही है। हम जैसे अखबार में देखते हैं कि रिक्शा वाला का बेटा एमबीए बन चुका है, उस कारण से अब वो काफ़ी ज़्यादा कमा पा रहा है। तो हम ऐसी चीज़ें देख के हम कह सकते हैं कि भारत काफ़ी तेज़ी से प्रगति कर रहा है। ये अब हम आते हैं बिहार की आय पर। तो जैसा कि हम जानते हैं कि बिहार में लोगों की आय काफ़ी कम है। देश के निर्धाता अनुपात के आंकड़ों योजना आयोग ने मार्च 2000 में जारी किए थे। उनके अनुसार बिहार राज्य में 40% से भी ज़्यादा लोग गरीबी में रहते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं 41.4% गरीबी। और ये नाम बहुत ध्यान से याद रखें, आंकड़े योजना आयोग, जिसे हम अंग्रेजी में प्लानिंग कमीशन भी कहते हैं। कम पूंजी निर्माण दर के कारण विनियोग भी कम कम होता है, जिसके परिणाम स्वरूप बिहार में प्रति व्यक्ति आय पूर्ण निम्न स्तर पर कायम रहती है। इसका मतलब क्या है? क्योंकि लोगों के पास आय काफी कम होती है, वह इन्वेस्टमेंट, जिसे हम अंग्रेजी में इन्वेस्टमेंट कहते हैं, या फिर दूसरी भाषा में हम कह सके कि लोग प्रॉपर्टीज में काफी कम पैसे लगा पाते हैं। जैसे आपने देखा होगा बिहार में लोग ज्यादा महंगे घर नहीं खरीद पाते, बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियाँ नहीं लगा पाते इतने ज़्यादा, तो उस कारण हम देखते हैं कि लोग बिहार के लोगों की आय नहीं बढ़ पाती। ये बात यहाँ लिखी हुई है। कम पूंजी निर्माण दर के कारण विनियोग को हम अंग्रेजी में इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं, भी कम होता है, जिसके परिणामस्वरूप बिहार में प्रति व्यक्ति आय पूर्ण निम्न स्तर पर कायम रहती है। बट हम देखें जैसे गोवा, दिल्ली, हरियाणा जैसे देशों में, क्योंकि लोगों की आय काफ़ी ज़्यादा होती है, वह काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर पाते हैं, जिन्हें हम हिंदी में फिर से विनियोग कहते हैं। इसको प्लीज़ बहुत ध्यान से याद रखिएगा, विनियोग। सो क्योंकि वहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा विनियोग कर पाते हैं, उस कारण से वह लोग और भी ज़्यादा कमा पाते हैं, क्योंकि जैसे आप देखा होगा कि अगर मैं आज एक नया घर ले लेता हूँ और मैं उसको भाड़े पे चढ़ा देता हूँ, तो मेरे पास और भी ज़्यादा पैसे आएँगे जितने मैं पहले कमा रहा था। तो उस कारण से मेरी आय बढ़ जाती है। तो गोवा, दिल्ली जैसे राज्यों में क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा विनियोग करते रहते हैं, वह ज़्यादा कमा पाते हैं। ये एक हमारे प्रोफ़ेसर थे रैगनार नोर्स्की, मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ यहाँ पे, इस नाम को बहुत ध्यान से याद रखिएगा। इन्होंने एक इन्होंने एक रिसर्च की थी, जिन्हें उन्होंने कहा गया था गरीबी के चक्रव्यूह, कुरचक चक्रव्यूह कुछ भी कह सकते हैं, मैं उसे गरीबी का चक्रव्यूह कहूँगा।
जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। उनका ये मानना है क्योंकि बिहार के लोग काफ़ी ज़्यादा गरीब हैं, उस कारण से अशिक्षा और अज्ञानता बढ़ती है, जिस कारण से बच्चों की संख्या भी बहुत तेज़ी से बढ़ती है। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ परिवारों में 2 से अधिक बच्चे, जैसे 3, 4, 5, 6, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं, तो खर्चे भी उस हिसाब से ज़्यादा होते रहते हैं, जिस कारण से अगर आय बढ़ भी जाती है, तो लोग उतना अच्छे से नहीं इस्तेमाल कर पाते। तो उसी कारण से बिहार ते अभी तक तेज़ी से नहीं बढ़ पा रहा है, बट हम धीरे-धीरे देख रहे हैं, क्योंकि जैसे-जैसे शिक्षा फैलती जा रही है और आप जैसे प्यारे बच्चे हमारी वीडियोज़ को देख रहे हैं, तो मैं देख पा तो हमारी शिक्षा तेज़ी से बढ़ पाएगी, जिस कारण अज्ञानता कम होगी, आप ज़्यादा आय कमा पाएँगे और आप ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी जी पाएँगे। तो यहाँ पे एक फ्लो चार्ट है, ये गोवा का है और ये बिहार का। तो अभी हम गोवा से शुरू करते हैं। तो गोवा में क्या होता है, क्योंकि लोगों की आय काफ़ी ज़्यादा होती है, वह काफ़ी ज़्यादा बचत कर पाते हैं, उस बचत से वे विनियोग करते हैं, जिसे हमने अंग्रेजी में बोला था इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट करने के बाद वह और ज़्यादा कमा पाते हैं, जैसे मैंने आपको घरों का एग्ज़ाम्पल दिया था, और क्योंकि वो फिर ज़्यादा ज़्यादा निवेश करते हैं, ज़्यादा कमा पाते हैं, तो उनकी आय और ज़्यादा बढ़ती है, जिस और फिर से ही वो बचाते हैं, फिर उसको फिर से विनियोग करते हैं, फिर उससे और कमाई होती है, तो ऐसे चलता रहता है, तो वो धीरे-धीरे और कमा पाते हैं। उसी तरफ अगर हम बिहार में देखें, तो क्योंकि लोगों की आय काफ़ी कम है, इस कारण वह बचत बहुत कम कर पाते हैं। क्योंकि बचत बहुत कम हो पाती है, तो वहाँ विनियोग काफ़ी कम होता है। विनियोग कम होता है, तो वह और ज़्यादा नहीं कमा पाते, और क कई बार हम देखते हैं कि लोग उधार लेते हैं अपना घर खर्च चलाने के लिए, जिस कारण से वह इंटरेस्ट, जो हम कहते हैं ना, हम जो उनको हमें पैसे देने होते हैं थोड़े-थोड़े, उन कारण हमें वो देने पड़ते हैं, जिस कारण हमारी आय और कम हो जाती है, और ये चक्रव्यूह चलता रहता है। एक और नाम पे ध्यान दीजिएगा प्लीज़, डायरेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। इंग्लिश में भी हम ये कहते हैं, हिंदी में भी ये कहते हैं। उनके आंकड़ों के अनुसार चंडीगढ़ जैसे राज्यों में हर आदमी हर साल करीब-करीब 70,000 रुपए कमा पाता है, और जबकि हम देखें गोवा में जैसे 55,000 रुपए कमा पाता है, दिल्ली में 50,000 रुपए कमा पाता है। उसी तरह बिहार में हर साल केवल लोग करीब-करीब 7,000 रुपए कमा पाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मेरे माता-पिता तो बहुत ज़्यादा कमाते हैं इससे, तो अभी हम बाद में इस पे चर्चा करेंगे कि ये 7,000 रुपए, 10,000 रुपए, 50-70,000 रुपए कैसे आए हैं। अभी आप मेरे पे भरोसा रखिए। हम देख रहे हैं, लेकिन अभी आप इतना बुरा मत मानिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बिहार में 11% से आय बढ़ती जा रही है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं मान रहा हूँ कि आपके माता-पिता महीने में 50,000 रुपए कमाते हैं, तो हो सकता है कि वह अगले महीने 55,000 रुपए कमाएँ। बिहार में आय 11% से तेज़ी से बढ़ती जा रही है। अब हम आते हैं राष्ट्रीय आय पे। अभी तक हम बिहार की आय पर चर्चा कर रहे थे, बट अब हम पूरे राष्ट्र यानी भारत की आय पे चर्चा करेंगे। तो अभी मैं चाहता हूँ कि आप 2 मिनट सोचिए, वीडियो को पॉज़ कीजिए और अभी तक रिवाइज़ कीजिए कि हमने अभी तक क्या पढ़ा है, और थोड़ा सोचिए कि राष्ट्रीय आय में हम क्या-क्या पढ़ सकते हैं। मुझे उम्मीद है मेरे बच्चों ने पॉज़ करके सब कुछ समेट लिया होगा अपने दिमाग में। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। तो अर्थशास्त्र में राष्ट्रीय आय की धारणा बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। इसका मतलब क्या है? जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि किसी भी देश को नापने के लिए वहाँ की आय काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। तो ये बात भी वो यही कहना चाह रहा है। ये बात मैं अंडरलाइन कर लेता हूँ, इसको भी बहुत ध्यान से रखिएगा। किसी देश के आर्थिक विकास उसकी राष्ट्रीय आय पर निर्भर है। द राष्ट्र का हर इंसान जो कि कमाता है, इस आय में थोड़ा-सा हिस्सा देता है। अगर आपके माता-पिता महीने के 50,000 रुपए कमाते हैं, इसका मतलब ये है कि वो राष्ट्र आय में 50,000 रुपए का योगदान कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो सरकार को जाके 50,000 दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वो देश में जब हम निकाल रहे हैं कि देश की आय क्या थी, तो उसमें 50,000 का हिस्सा आपके माता-पिता का है। अब हम आते हैं, अब ये आय आती कहाँ से है? आपने कभी सोचा होगा कि आपके माता-पिता को आय चलो कोई देता होगा, उनको कहाँ से मिलती होगी, फिर उसको कहाँ से मिलती होगी? तो यह पूरा एक चक्रव्यूह है जिसको हम वितरण या डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। इसमें होता क्या है
जैसे हम मान लेते हैं कि आपके माता-पिता 50,000 रुपए कमा के आए हैं। उन्होंने फिर कुछ सामान खरीदा होगा, जिस दुकान से सामान खरीदा होगा उसको पैसे दिए होंगे। अब उस दुकान वाले के लिए तो वो आय हो गई ना, क्योंकि उसने उसको पैसे मिले हैं। तो इसी तरह और अब वो दुकान वाला कहीं जाके और खर्च करेगा तो उसके लिए वो उस अगले दुकान वाले की आय हो जाएगी। तो ऐसे ही चलता रहता है। तो इसे हम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहते हैं। और देश में बहुत सारे तरीके हैं कमाने के। सिर्फ नौकरी करके नहीं होता। कुछ लोग जैसे हम बिजनेस कहते हैं, दुकान खोलते हैं, नौकरियां करते हैं या फिर सरकारी काम करते हैं। बहुत तरीके होते हैं राष्ट्र आय का आय करने के, और राष्ट्रीय आय में इन्हीं सब चीजों से मिलके हम बता पाते हैं कि राष्ट्रीय की आय कितनी थी। तो अगर मुझे सबको समझाना हो तो हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय आय का मतलब है किसी भी देश में एक वर्ष की उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं का कुल मूल्य है। अब हम आते हैं अगले पे। बच्चों, आपने तो देखा ही होगा कि गांव और शहरों में खेत कल खर्च कल कारखानों के द्वारा भौतिक वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। मतलब फैक्ट्रीज वगैरह में जैसे सामान बनते हैं, उसी तरीके से शिक्षक, डॉक्टर, इंजीनियर जैसे मानसिक काम कर कर आय कमाते हैं। तो जब हम राष्ट्र आय निकाल रहे होते हैं तो हम सिर्फ कारखानों का नहीं, मानसिक आय भी गिनते हैं। बट आपने देखा होगा कि कमाने के लिए काफी ज्यादा खर्चे करने पड़ते हैं। जैसे किसी भी कारखाने में जब एक इंसान कमाता है तो उसको खर्चे करने, जैसे उसको सामान लेके आना होता है, फैक्ट्री में बड़ी बड़ी मशीनों का खर्चा उठाना पड़ता है। तो जब वो कुछ कमाता है तो वो पूरा पैसा उसका नहीं होता, उसमें कुछ खर्चे भी होते हैं जो उसको निकालने होते हैं उन फैक्ट्री के। तो जब हम उन खर्चों को निकाल देते हैं तब हम उसे कहते हैं शुद्ध राष्ट्रीय आय, यानी नेट नेशनल इनकम। तो आप सोच रहे होंगे कि राष्ट्रीय आय और शुद्ध राष्ट्रीय आय में क्या फर्क है। इसमें सिर्फ एक फर्क है, वो है खर्चों का। जब हम कहते हैं कि जैसे हमने एक दुकानदार के पास गए, हमने उससे 10 रुपए के बिस्किट का पैकेट लिया, तो वो 10 रुपए उसकी, वो 10 रुपए उस राष्ट्रीय आय में गिना जाएगा। बट वो दुकान वाले भी वो बिस्किट का पैकेट से खरीद के लाया होगा, हो सकता है वो 8 रुपए में खरीद के लाया होगा। तो जो 10 में से 8 हटा दे, जो 2 रुपए की जो कमाई हुई है उसे उसे हम शुद्ध राष्ट्रीय आय में गिनते हैं। तो जब हम राष्ट्रीय आय में सारे खर्चे निकाल देते हैं तो शुद्ध राष्ट्रीय आय बचता है हमारे पास। प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल, अंग्रेजी में भी ऐसे लिखेंगे, ये बहुत ध्यान दीजिएगा इस नाम पर। उन्होंने कहा है कि किसी भी देश का श्रम एवं पूंजी का उसके प्राकृतिक साधनों पर प्रयोग करने से प्रतिवर्ष भौतिक तथा अभौतिक वस्तुओं पर विभिन्न प्रकार की सेवाओं का जो शुद्ध समूह उत्पन्न होता है उसे राष्ट्रीय आय कहते हैं। अभी बच्चे सोच रहे होंगे कि ये तो ये भारी लाइन क्या बोल दी, हमें कुछ समझ नहीं आया भैया। मैं आपको बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। हम कहते हैं कि देखो, एक देश में मजदूर होते हैं जो अपने परिश्रम से कमाते हैं, और कुछ जैसे घर होते हैं जो खुद कमाते हैं। हम घर जाके कुछ नहीं करते, हम बस घर को भाड़े पे चला देते हैं और उससे कमाई होती है। तो जब हम इन सारी आय को मिला देते हैं, जो कि सामानों में हो सकती है, मटेरियल इमटेरियल, इसका मतलब ना सामानों में हो सकती है, और यहाँ तक कि सारी सेवाएं भी। तो जब हम उन सबको जोड़ देते हैं तो उसे राष्ट्रीय आय आती है। शुद्ध राष्ट्रीय आय नहीं, सिर्फ राष्ट्रीय आय, क्योंकि इस पे तक हमने खर्चे नहीं हटाए हैं। जहां प्रोफेसर मार्शल की परिभाषा में से हमें यह स्पष्ट होता है कि राष्ट्रीय आय के अंतर्गत हम उन सभी वस्तुओं और सेवाओं को लेते हैं जिनका उत्पादन प्राय एक साल के अंतर्गत श्रम एवं पूंजी प्राकृतिक साधनों से सहयोग से करते हैं। इसका भी मतलब समझ नहीं आया होगा, मैं बता देता हूँ। इसका मतलब देखिए, जैसे हम जब कमाते हैं, हम सिर्फ एक साल में कमाना छोड़ नहीं देते, हम जिंदगी भर कमाते रहते हैं। तो सवाल अब ये उठता है कि जब हम राष्ट्रीय आय निकाल रहे होते हैं, हम कितने समय की आय को गिना जाए। तो हम यहाँ सिर्फ एक साल की आय को गिनते हैं, और उसमें सारी वस्तुओं और सेवा से जो आय आती है उन्हें ही जोड़ते हैं। यदि हम कोई काम करते हैं जिसकी वजह से हमें आय नहीं आती, हम उसको नहीं जोड़ते। हमारे पास एक है प्रोफेसर पीगू, ये नाम भी बहुत जरूरी याद रखिएगा। प्रोफेसर पीगू ने राष्ट्रीय आय को निम्नलिखित प्रकार से परिभाषा किया है। मतलब जैसे हमारे प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने एक परिभाषा दी थी, उसी तरीके से प्रोफेसर पीगू ने एक अलग परिभाषा दिया है। राष्ट्रीय लाशम किसी समाज के वस्तुओं अथवा भौतिक आय का वह भाग है जिसमें विदेशों से प्राप्त आय भी सम्मिलित होता है,
और जिस मुद्रा के रूप में हो सकती है। इसका मतलब क्या है? जैसे अभी तक मैं बोलता जा रहा था कि समान आय, मानसिक आय, बट प्रोफेसर पीकू का ये मानना है कि जैसे जैसे मेरा एक परिवार वाला विदेश में जाके काम कर रहा है और वो कुछ पैसा मुझे भेजता है, तो वो जो पैसा मुझे भेजता है, मुझे अपनी आय में जोड़ना चाहिए, बिकॉज़ अब मैं वो पैसा खर्च कर सकता हूँ। तो अब अगर हमें ये बात यही लिखी हुई है, मैं हाइलाइट कर देता हूँ। भौतिक आय का वह भाग है जिसमें विदेशों का भी सम्मिलित होता है। तो अगर अब हमें दोनों चीज़ों को जोड़नी हो, प्रोफ़ेसर पीगू और प्रोफ़ेसर मार्शल की लाइनें जब जोड़नी हो, तो हम कह सकते हैं कि देश की कुल पूँजी विदेशों में लगा दी जाती है, तो उससे प्राप्त आय भी राष्ट्रीय आय में जोड़ा जाता है। ये बात आप ध्यान दीजिएगा। अब हमारे पास एक प्रोफ़ेसर फिशर भी है। ये भी नाम बहुत ज़रूरी है, ये सारे नाम आपको याद रखने पड़ेंगे, एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। ना भी पूछे जाएँ और कुछ सवाल किया जाए कि जैसे पूछा जाए राष्ट्रीय आय क्या होती है, तो आपको इनके नाम बोल लिखने पड़ेंगे, वरना अंक नहीं मिलेंगे। तो उन्होंने कहा है, वास्तविक राष्ट्रीय आय वार्षिक शुद्ध उत्पन्न का वह भाग है जिसका उस वर्ष के अंदर प्रत्यक्ष रूप में उपभोग किया गया है। इसका इन्होंने यहाँ पे शुद्ध राष्ट्रीय आय की परिभाषा दी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वही आय गिना जाता है जो मैं खर्च कर सकता हूँ, जो मैंने कमाया है, जो मेरा है, मुझे किसी को देने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम आते हैं ग्रेट डिप्रेशन ऑफ थीसिस 1929 टू 1930। इसे हम हिंदी में तीसा का भयानक आर्थिक मंदी कह सकते हैं। तो वहां पे है एक प्रोफेसर केन्स। बाकी नाम आप थोड़ा बहुत मिस कर सकते हैं, बट ये नाम मिस कर दिया तो इस चैप्टर में कभी अंक नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये पूरा चैप्टर प्रोफेसर केन्स के द्वारा बनाया गया है। तो उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय आय की धारणा को नए सिरे से विचार करना चाहिए। इसका मतलब हमें सिर्फ मानसिक आय और सामानों की आय नहीं गिनना चाहिए, हमें कुछ नया तरीका निकालना चाहिए, जिससे हम राष्ट्र की आय को अनुमान लगा सकते हैं। तो उन्होंने एक फॉर्मूला दिया है जिसको कहते हैं y इज इक्वल टू सी प्लस आई। अब यहाँ पे y क्या है, c क्या है, i क्या है, हम धीरे धीरे जानेंगे। तो y तो हो गई अपनी राष्ट्रीय आय, c है उपभोग व्यय, मतलब जो आप खर्चा आम जिंदगी में करते हैं, जैसे दुकान पे जाके कुछ खरीद लिया, मोबाइल का बिल, जो आपने मोबाइल यूज कर रहे हैं वो जब खरीद के लाए होंगे, उन्हें कहते हैं उपभोग व्यय यानी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। आय को बोला गया है विनियोग। विनियोग यानी इन्वेस्टमेंट, जो मैंने ऊपर बहुत प्यार से समझाया था, जो घर हो गए, प्रॉपर्टीज हो गई, ऐसी चीजें। तो इन्होंने बोला कि सिर्फ राष्ट्र आय नहीं होती, हमें तीन तरीके के राष्ट्र आय को निकालना चाहिए। एक होता है सकूल घरेलू उत्पाद यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एक है कुल या सकल राष्ट्रीय उत्पादन यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन नेट नेशनल इनकम। ये तीन उन्हें बताया गया और इस चैप्टर में हम तीनों का मतलब समझेंगे और देखेंगे कि होता क्या है। अब हम आते हैं सकल घरेलू उत्पाद यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या है? तो जैसे अभी तक हम राष्ट्र आय का मतलब समझते आ रहे थे कि जो भी देश में हम बना रहे हैं वस्तुओं, और जो भी हम सेवा दे रहे हैं, उससे जो कमाई होती है, उन्हें हम सकल घरेलू उत्पाद यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। मैं हाईलाइट कर देता हूँ, वस्तुओं और सेवाओं से जो उत्पादित यानी आय उत्पादित होती है, उसे सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। अब हम आते हैं कुल या सकल राष्ट्रीय उत्पादन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब यहाँ पे सकल घरेलू उत्पाद में हमने गिना था सिर्फ राष्ट्र में, जो देश में हम बना रहे हैं, बट जैसे मैंने समझाया था कि जैसे मेरे कोई भी रिश्तेदार जब वो विदेश में आते हैं, वहां से भी कुछ कमा के मुझे यहाँ देश में आय भेजता है, तो वो आय जब हम जोड़ते हैं, तो उसे हम कहते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद। आप ये कुल वर्ड छोड़ सकते हैं, इसकी अभी कोई जरूरत नहीं है, आप बस याद रखिए सकल राष्ट्रीय उत्पादन। लेकिन आप भी जानते हैं कि सिर्फ हम हमारे रिश्तेदारी विदेश आते, कुछ विदेश के लोग यहाँ आकर भी काम करते हैं। अब जो विदेशी लोग हमारे देश में आके काम करते हैं, उनको भी हम कुछ आय देते हैं, है ना? बट वो आय फिर जैसे हम जो हमारे लोग विदेश में आके काम करते हैं, हम उनकी आय जब हम अपने में गिनते हैं, तो जो हमारे विदेशी होते हैं वो जब कमाते हैं, तो वहां की सरकार
इनकी आय को अपनों में जोड़ती है, तो हमें अपनों में से घटाना होता है। तो अगर मुझे बहुत आराम से समझाना हो, तो हम इसे कह सकते हैं हमारी कमाई, यानी ये है हम, ये ये मेरा रिश्तेदार जो विदेश में है, हम कह सकते हैं यूएस में बैठा हुआ है, इसकी कमाई हम जोड़ेंगे, और ये जो इंसान है, ये विदेशी जो मेरे यहाँ हमारे देश में आके कमा रहा है, उसकी आय हम घटा देंगे। तो अगर वो बात यहाँ दिखानी हो, तो यहाँ पे लिखा है विदेशों हमारे देशवासियों द्वारा विदेशों में उत्पाद वस्तुओं और सेवा का मूल्य जोड़ा जाता है, तथा विदेशियों द्वारा देश में उत्पादित वस्तुओं का मूल्य घटा दिया जाता है। तो अगर यदि आपसे पूछे कि हम सकल घरेलू उत्पाद से सकल राष्ट्रीय उत्पाद कैसे निकालेंगे, तो आप उनको बोलेंगे कि जो हमारे देशवासी विदेश में आके कमा रहे हैं, उनकी आय हम जोड़ देंगे, और जो विदेशी हमारे देश में आके कमा रहे हैं, उनकी आय हम घटा देंगे। ऐसा करने से सकल राष्ट्रीय उत्पादन यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट आ जाएगा। अब हम आते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट यानी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन क्या होता है? अब हम यहाँ से सकल राष्ट्रीय उत्पादन से शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन करेंगे। जैसा कि मैंने बताया था कि जब हम कुछ कमाते हैं, हमें कुछ खर्चे भी करने पड़ते हैं। तो जब हम उन खर्चों को हटा देते हैं, तो उससे शुद्ध राष्ट्रीय आय आती है। यहाँ लिखा हो उत्पादन के बीच इसी का वितरण किया जाता है। तो कुल राष्ट्रीय उत्पादन में इन खर्चों को कटा देने से शेष बचा है, उसे हम शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन कहलाते हैं। ये अब आपको ये चीज बहुत ध्यान से समझनी पड़ेगी कि आपको इन सब तीनों चीजों को इसी ऑर्डर में याद करना पड़ेगा, यानी इसको नंबर 1 पे याद करना पड़ेगा, इसको नंबर 2 पे याद करना पड़ेगा, और इसको नंबर 3 पे याद करना पड़ेगा। अब आप पूछेंगे कि हम ऐसा क्यों है? तो इसका कारण ये है कि हमें घरेलू उत्पादन से शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन में पहुंचना है। और अब हम वो कैसे पहुंचेंगे? तो यहाँ पर हम सारी जो भी सेवाएं, जो भी वस्तुएं बनाई गई है, हम उनको जोड़ देंगे, तो उससे एक नंबर आ जाएगा। फिर हम यहाँ पे जैसे मैंने समझाया था, अपने देशों हमारे देशवासी जो विदेश में आके कमाते हैं, उनका हम जोड़ देंगे, और जो विदेशी हमारे यहाँ आ रहे हैं उनको हम घटा देंगे, और फिर जो खर्चे हम आय करने के लिए कर रहे हैं, उनको हम घटा देंगे। ऐसा करने से हम शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन पर पहुंच जाएंगे। तो तभी मैं कह रहा हूँ कि इन्हीं तीन चीजों को बहुत ध्यान से याद कीजिएगा, इसी ऑर्डर में 1 2 3, 1 2 3। अब हम जानते हैं भारत की राष्ट्रीय आय इतिहास। अभी तक तो हमने जाना था कि आज की तारीख में कैसा हो रहा है, बट आज की तारीख पर आने के लिए हमने पहले भी बहुत कुछ किया होगा, तो हमें जानना होगा कि इतिहास में ऐसा क्या हुआ था। सो सन 1868 में आज तक हमने राष्ट्रीय आय निकालने की बिल्कुल मेहनत ही की थी, लेकिन दादा भाई नारोजी ने देश में सबसे पहले 1868 में कोशिश की थी कमाने की। उन्होंने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया निकाली थी, जो उन्होंने वार्षिक आय 20 रुपए बताई थी, प्रति व्यक्ति 20 रुपए, यानी पूरे साल में हर आदमी केवल 20 रुपए कमा पा रहा था। एक बिस्किट का पैकेट भी मुश्किल से ले पाता होगा आज की तरफ। बट उसके बाद हमने बहुत सारे लोगों ने अनुमान लगाया। एक थे हमारे प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डॉक्टर VKRV राव। नाम काफी लंबा है, तो हम बस डायरेक्ट VKRV कहेंगे, असली नाम बहुत लंबा है, आप याद नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने 1925 से लेकर 1925 में भारत की राष्ट्रीय आय के आंकड़ों का सर्वाधिक प्रचलित किया था, यानी उन्होंने हिसाब लगाने की कोशिश की थी। तो स्वतंत्र के बाद भारत सरकार ने अगस्त 1949 में प्रोफेसर PC महालनोबिस, यहाँ पे अंग्रेजी में लिखा हुआ है PC महालनोबिस, हमारे अगस्त 1949 में राष्ट्रीय आय का गठन किया था, यानी अनुमान लगाया था, और उन्होंने अप्रैल 1951 में दोबारा प्रयास किया था। तो 1948 से लेकर 1949 में जब हमारे PC महालनोबिस ने हिसाब लगाया था, तो उन्होंने बताया कि हमारी प्रति व्यक्ति
₹250 कमा रहे हैं। तो यहाँ पर हमने देखा था कि 1868 में हम ₹20 कमा रहे थे, लेकिन 1948 में भारत की आज़ादी के करीब हमने करीब-करीब ₹250 कमाए थे। सन 1954 में भारत सरकार ने केंद्रीय संगठन का स्थापना की थी, जिसे हम अंग्रेजी में सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। सरकार ने केंद्रीय संघीय संगठन का स्थापना की थी। यह संस्था नियमित रूप से राष्ट्रीय आय आंकड़ों का प्रकाशित करने के लिए बनाई गई थी। इसका मतलब राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए बनाई गई थी। इसका सिर्फ यही काम है पहले। अब तो बहुत काम करती है, बट पहले इसका काम था सिर्फ राष्ट्रीय आय निकालना। अब हम आते हैं प्रति व्यक्ति आय पे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जब आप सोच रहे होंगे कि बिहार में प्रति व्यक्ति आय केवल 6 से 7 लाख रुपए कैसे है, जबकि हमारे माता-पिता तो इससे बहुत ज़्यादा कमाते हैं। तो प्रति व्यक्ति आय को निकालने का एक तरीका होता है, जिसे हम कहते हैं राष्ट्रीय आय को हम देश की कुल जनसंख्या से डिवाइड करते हैं। तो अब आप इस कुल संख्या में हम जैसे बच्चे भी बहुत सा गिने जाते हैं जो नहीं कमा पाते। उस कारण जैसे आपके माता-पिता 10 सा मैं मान लेता हूँ 10,000 रुपए कमा रहे हैं। अगर वो एक जना कमा रहे हैं, लेकिन आपके परिवार में 4 लोग हैं, तो प्रति व्यक्ति अब सिर्फ ₹2500 आ रहा है। और ये सिर्फ हमारे परिवार में बहुत सारे लोग हैं जो 10,000 से कम कमा रहे होंगे। बहुत सारे लोग हैं जो नहीं कमा पा रहे होंगे, तो उससे हमारी प्रति व्यक्ति आय कम होती रहती है। तो हम कह सकते हैं कि बिहार की आय ₹7,000 है, बट लेकिन आपके परिवार में इससे ज़्यादा ही कमा रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये प्रति व्यक्ति आय कितनी ज़रूरी है? तो हम कह सकते हैं कि जब हम देश में निकाल रहे हैं कौन कितना तरक्की कर रहा है, तो हम उसमें प्रति व्यक्ति आय का ही इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, इस बात का एहसास निरंतर बढ़ता जा रहा है कि विभिन्न आर्थिक सामाजिक उद्देश्यों में के लिए हम अपनी प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करें। यानी जितनी ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय होगी, हम उतनी ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी जी पाएँगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ये बताया गया है कि वर्ष 2007 में देश की प्रति व्यक्ति आय $950 थी। अब आप सोच रहे हैं डॉलर को भारत की करेंसी में कैसे कन्वर्ट करें? तो कुछ नहीं, इस 950 को करीब-करीब 74 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको नंबर मिल जाएगा। तो जहाँ भारत की प्रति व्यक्ति आय केवल $950 है, वहीं अमेरिका में 47,600 है। करीब-करीब 5 गुना ज़्यादा कमा रहे हैं। इंग्लैंड में $42,000 है, चीन में $2,300 है और बांग्लादेश जो कि हमसे थोड़ा-सा गरीब था 2007 में, वहाँ पे है $870। जैसा कि मैंने ऊपर बताया था आपको कि गरीबी का चक्रव्यूह होता है, तो यहाँ पे भी वही होता है क्योंकि लोगों की प्रति व्यक्ति आय काफ़ी कम होती है, उस कारण से वह विज्ञान जैसी चीज़ों में कम खर्च कर पाते हैं, जिस कारण उनकी ज़िंदगी कम होती है। यहाँ पे क्योंकि अगर हम मान लेते हैं कि राज्य की आय कम है, तो वह अच्छे अस्पताल, अच्छे स्कूल नहीं बना पाएँगे, जिस कारण से वहाँ के लोग अशिक्षित रह जाएँगे, रोज़गार मिलना मुश्किल हो जाएगा और वहाँ पर डेवलपमेंट यानी विकास काफ़ी धीरे होगा या फिर ना भी हो पाए। यहाँ पर आप सोच रहे हैं कहाँ लिखी हुई है, तो वह लिखा है कि का भार निरंतर बढ़ता जा रहा है, जिससे गरीबी और बेरोज़गारी की समस्या उत्पन्न हो गई। आज के आधुनिक युग में सुधार, विज्ञान क्षेत्रों में पुनः विकास से पश्चात भी लोगों का रोजगार प्राप्त नहीं हो पाता है, जिस कारण सुधार ये वह बेरोजगारी प्रति व्यक्ति आय को कम करते गरीबी को बढ़ावा देती है।